ओके बच्चों, हम लोग बात करेंगे मॉडल थर्ड फिजिक्स। मॉडल थर्ड फिजिक्स। इस पर क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1 क्या है, कह रहे हैं 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है। उसको अगर जूल वाट में देखा जाए, है ना, किसके बराबर होता है। तो देखिए किलोवाट को मतलब जू देखिए देखना पड़े किसके बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है या कितने वाट के बराबर होता है। तो देखिए वाट समझिए, वाट क्या होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो एक्चुअली जब वर्क को जूल में करते हैं, इसको सेकंड में करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वाट, ठीक है। तो एक्चुअली वाट इंटू सेकंड क्या हो गया, वाट इंटू सेकंड हो गया टाइम, मतलब जूल। 1 सेकंड बराबर ये होता है जूल, ठीक है। तो यहाँ पे यही ध्यान दे जरा, इसे 1 किलो वाट, इसका क्या मतलब, ये 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, इसका ये मतलब है। किलो वाट को वाट में 10³ हो जाए, 10³ तो ये वाट हो गया। और 1 घंटे को किस में कर रहे, सेकंड चेंज कर दें, तो क्या होगा 60 इंटू 60, ऐसे समझाओ, ठीक है। इतना हो गया सेकंड। तो ये क्या हो गया, ये 10³ हो गया और इंटू 36 10² हो गया, और ये हो गया वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू हो गया सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड क्या हो गया, ये हो गया जूल एक्चुअली। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36 10⁵ जूल हो गया, ठीक है। इस टाइप सेकंड आंसर हो गया आपका। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 1 की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों आते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, ये क्या कहता है, सीजे सिस्टम में फोर्स की वैल्यू दे रखी है 100 डाइन, बाकी बात डाइन होती है सीजीएस में, ठीक है। अब कह रहे हैं एक नया सिस्टम है, ठीक है। वो सिस्टम में क्या है, मास किलोग्राम में है और लेंथ है मीटर में और टाइम है मिनट में। इस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी, इतने की ये जो वैल्यू दे रखी है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो वही बात, 1 यूनिट से दूसरी यूनिट बदलने वाला क्वेश्चन है। तो वही फंडा लगेगा N1 U1 N2 U2, ठीक है। N माने नंबर, N यहाँ सिंबल जो होता है, N का मतलब होता है नंबर, U का मतलब होता है यूनिट, ठीक है, यूनिट सिस्टम। तो पहली वाली बात जो दे रखी है वो N1 हो गया, N1 हो गया 100, और U1 क्या हो गया, वही U1 सीजे सिस्टम, सीजे सिस्टम यूनिट हो गया। अभी बाद में लिख लेंगे। N2 एक्चुअली हमें निकालना है, और U2 बाद वाला सिस्टम हो गया U2। देखिए N2 क्या होगा, N2 हो जाएगा N1 U1 अपान U2। N1 हो गया 100, U1 एक्चुअली फोर्स है, फोर्स माने MLT-2। तो सीजे सिस्टम यूनिट क्या होगी, मतलब केजी, मतलब केजी एक ग्राम होगा, ग्राम, और आपका होगा CM अपान सेकेंड का स्क्वायर। ये हो गया U1 यूनिट, फर्स्ट यूनिट, ये सीजीएस यूनिट यही होगी फोर्स की, ठीक है। तो यहाँ हम करें ग्राम का मतलब 1 ग्राम, समझिए, ठीक है ना, इंटू 1 CM अपान 1 सेकेंड का होल स्क्वायर, ये, ठीक है। और डिवाइडेड बाई, एक्चुअली ये ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे जगह इस टाइप से, U2, ठीक है। ये बराबर जो साइन है आप समझे इधर लगेगा, ठीक है। U2 क्या होगा, सिस्टम, दूसरा सिस्टम मैंने क्या हो 1 kg, तो यहाँ पे ये होगा 1 kg इंटू 1 मीटर अपान 1 मिनट का होल स्क्वायर, 1 मिनट का होल स्क्वायर, ये। और नीचे वैल्यू पलट के ऊपर ले जाए हम लोग, तो देखिए क्या होगा, आगे पेज में देखते हैं हम लोग, ये वैल्यू N2 होगी, ठीक है। N2 की देखिए वैल्यू क्या होगी, 100 इंटू 1 ग्राम इंटू 1 CM
अपॉन 1 सेकेंड का होल स्क्वायर, और नीचे जो वैल्यू पलटेगी तो सबसे ऊपर वाली 1 मिनट को 60 सेकेंड का होल स्क्वायर कर दें अपॉन 1 kg। देखो बड़ी को छोटे में बदलते हैं हम लोग, kg को ग्राम बदल लेंगे, मिनट को सेकंड बदल लेंगे और मीटर को cm बदल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा 10 पावर 3 ग्राम इंटू 10 पावर 2 cm। देख cm से cm कैंसिल होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बचेगा, ये एक्चुअली वो देखिए होगा ये 10 पावर 36 इंटू 10 पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 पावर 5। तो एक्चुअली वैल्यू आपकी आएगी 3.6, ठीक है। 36 इंटू 10 पावर -1 3.6 होगी, बस यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन हम लोग आते हैं थर्ड पे। इसमें क्या है, ये वेक्टर वाला क्वेश्चन है कि एक पॉइंट पर बराबर मैग्नीट्यूड के 10 न्यूटन के 5 फोर्स लग रहे हैं, एक ही प्लेन में है, इस प्लेन में, और आपस के एंगल क्या है बराबर। कैसे, मतलब ये 10 न्यूटन पे ये दूसरा है, और एक 10 पे फिगर से बना देते हैं ऐसे है, और एक 10 पे ये है, और एक 10 में एक्चुअली ये है। ये एंगल आपस के सब बराबर, जो थीटा ये है सेम वो है, और सेम एक्चुअली ये होगा, और सेम ये होगा, और सेम ये होगा, ऐसे दे रखा है। तो अगर देखा जाए आपका थीटा कितना होगा, तो पूरा एंगल होता है 2 पाई, तो थीटा एक्चुअली इसके बराबर होगा 2 पाई बाई 5, इसके बराबर होगा। कभी कभी एंगल दे देते हैं वैल्यू, कभी कहते हैं आपस में एंगल बराबर बनाते हैं, ठीक है। बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, एक ही प्लेन पे हैं, तो कह रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स बताइए। तो थ्योरम है, अगर बराबर मैग्नीट्यूड के n फोर्स, n वेक्टर्स, अगर n वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स कितने संख्या है यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी 5, n वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड पे एक पॉइंट पे काम करते हैं, तो आपस के एंगल बराबर, कितना एंगल है, थीटा की वैल्यू है 2 पाई बाई n के, देन क्या होता है, देन रिजल्टेंट सबका हो जाएगा 0। ये थ्योरम है, इसका काम बहुत जगह पड़ता है। तो अगर n वेक्टर्स हैं, यहाँ पे कितने हैं 5 वेक्टर्स, n वेक्टर्स हैं, आपस का एंगल आपस कितना है 2 पाई बाई n के बराबर है, तो पूरे एंगल की वैल्यू होती है 2 पाई 5 n के बराबर है, तो सबका रिजल्टेंट 0 होता है। थ्योरम है, इसका काम बहुत जगह पड़ता है, रिजल्टेंट इनका सबका हो जाएगा 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो गई। अगला बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, कह रहे हैं बॉडी दो मतलब एक्सिस में साथ साथ चल रही है, एक्स एक्सिस में चल रही है, टाइम साथ डिस्टेंस ऐसे बदल रही है 3t क्यूब, वाई एक्सिस में चल रही है ऐसे चल रही है 4t क्यूब। कह रहे हैं वेलोसिटी बताओ, मतलब टी किसी टाइम टी पे वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए ये एक्स की वेलोसिटी वाई की, तो डिफरेंशिएट करें, एक्स वेलोसिटी निकालें, वी एक्स क्या होगा dx बाई डी टी, क्या होगा 9t स्क्वायर। इसे डिफरेंशिएट कर दें, y वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा dy बाई डी टी 12t स्क्वायर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी अंडर रूट वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी आई का होल स्क्वायर। तो देखिए 9 12 फटाफट करोगे आप, स्क्वायर याद कर लें 25 तक 25 तक सबका स्क्वायर याद कर लीजिए। तो फटाफट करना है, देखिए ये आप 81 होता है, 81 140, ये 225 आगे देखना चाहो तो सीधे 15 हो जाएगा 15 टी स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ी तेज होनी चाहिए। अगर ये स्क्वायर याद होंगे, स्क्वायर रूट याद कर लें, स्क्वायर याद कर लें तो स्क्वायर रूट काम जल्दी होगा। ठीक है, अदरवाइज इसी में टाइम बर्बाद हो जाएगा फालतू में। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ओमेगा कह रहे हैं कि सेकंड नीडल जो घड़ी होती है उसके सेकंड वाली नीडल का ओमेगा कितना होगा। तो सेकंड नीडल क्या एक कितनी देर में चक्कर लगाती है, 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, ये उसका टाइम पीरियड हो गया। ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो टी रख दें वैल्यू, ये होगा 2 पाई बाई 60
ये होगा π/30। एक्चुअली क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए 6 अगले कर देते हैं, अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर दे रखा है, एक्स डिस्टेंस और टाइम पोजीशन, टाइम दे ग्राफ दे रखा है। हाँ, ये वैल्यू दे रखी है, ग्राफ इस टाइप दे रखा है ऐसे ऐसे। ये वैल्यू दे रखी 4 मीटर में दे रखी है, और ये टाइम आपकी ये 2 है, 2 सेकेंड, दिस इज योर 4 सेकेंड। ठीक है, यहाँ t बराबर 2 सेकेंड पर इम्पल्स चाहिए। इम्पल्स, अब इम्पल्स क्या होता है देखिए, सेकंड ना, f बराबर क्या होता है, डेल्टा p बाई डेल्टा t, f इंटू डेल्टा t, यही डेल्टा p होता है और यही होता है इम्पल्स, मोमेंटम चेंज। जरा देखिए पहले a और b, और मान लीजिए c लिख दें। ठीक है, पहले इसमें साइन के साथ रखना वैल्यू। देखिए ए बी पार्ट में देखें, ए डेल्टा पी कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसके लिए वेलोसिटी चाहिए, पहले ए बी में वेलोसिटी देखिए आप, ए बी में वेलोसिटी कितनी होगी तभी तो मिलेगा मोमेंटम। वेलोसिटी मतलब स्लोप, एक्स टी ग्राफ की स्लोप कितनी होगी, 2/4, ये 4/2 हो जाएगा, 4/2 बराबर 2, ये वेलोसिटी हुई ए बी में। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, स्टार्टिंग मोमेंटम ये होगा m इंटू वी। ठीक है, m इंटू 2 हो गया, m नहीं बाद में रखेंगे हम। ठीक है, अब BC में देखिए, इसके बाद यहीं पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी 2 सेकंड पे चेंज हो रही है। BC पार्ट दे रहे देखें, BC में स्लोप 0, BC में स्लोप 0, स्लोप 0 का मतलब वेलोसिटी 0, एक्स टी ग्राफ की स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फिर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, 0 माइनस m की वैल्यू रख दे रहा 0.1 इंटू 2 माइनस 0.2 हो गया। यूनिट क्या होगी, kg मीटर पर सेकेंड। जो मोमेंटम की होगी वह चेंज इन मोमेंटम की होगी। ठीक है बच्चों, आज समझ में आई। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या दे रखा है कि कोई m मास की बॉडी है, पहले वेलोसिटी v से चल रही है, ये टकरा रही है, स्टेशनरी बॉडी है, रेस्ट पे कोई बॉडी है, ये रेस्ट पे। ठीक है, उसका मास कितना है, 2m, और टकराने के बाद स्टिक में चिपक गई, मतलब दोनों बॉडी एक बन गई। तो कह रही जब एक बन जाएगी, दोनों बॉडी बिग बॉडी बन जाएंगी, मास क्या होगा, दोनों जोड़ दें हम लोग, m + m बराबर m + 2m बराबर 3m। तो कह रहे हैं वेलोसिटी बताइए, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपल काम कंजर्वेशन मोमेंट में लगा दें हम लोग, mv + 0, टकराने पहले मोमेंटम इसका प्लस इसका बराबर इसका, मतलब 3m इंटू वी डैश, m से m कैंसिल हो गया, वी डैश क्या हो गया, v/3 हो गया, बस हो गया काम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्हील घूम रहा है, वेलोसिटी दे रखी है रिवोल्यूशन पर मिनट, एक्चुअली ओमेगा नॉट, रिवोल्यूशन पर मिनट को हम लोग क्या करें, रेडियन पर मिनट मतलब पर सेकंड बदल लें। एक चक्कर में कितना एंगल घूमता है, 2 पाई रेडियन, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसा करें, इसको 1200 रिवोल्यूशन है, 1200 इंटू 2 पाई अपॉन मिनट को सेकंड कर दें, 60 सेकंड।
तो 0 से 0 कैंसिल और 6 से 20 20, ये 40 पाई आपका हो गया। 40 पाई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। फाइनल क्या है, बाद में रुक जाता है, ठीक है। तो हमें बताना कितने चक्कर लगाएगा। तो क्वेश्चन लगाएं, थर्ड इक्वेशन जैसे v स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा दे रखा है 4 अल्फा बराबर 4 दे रखा है इन्होंने। तो v स्क्वायर बार यू स्क्वायर माने 2s जानते हैं फार्मूला से 1D मोशन में। इसमें क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सेम फार्मूले है, याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से थीटा क्या है, एंगल इन रेडियन। इससे क्या करेंगे, हम एंगल निकल आएगा तो काम बन जाएगा, कितने चक्कर लगेगा। तो देखिए ये 0 है, ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा, थीटा क्या होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर अपान 2 अल्फा, ओमेगा के 40 पाई इंटू 40 पाई, ओके, अपान 2 अल्फा। अल्फा कितना है, अल्फा दे रखा 4, ये 4 हो गया आपका, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे, ये बचा 10। इतना एंगल घूमेगा। अब चक्कर कितने चक्कर लगाएगा, कैसे पता करेंगे हम, एक चक्कर में 2 पाई एंगल घूमता है। इसको अगर सॉल्व कर लें तो कि ये आ जाएगा, ये आपका 2 से करेंगे तो 20 पाई आएगा, 20 पाई इंटू 10 पाई, इतने रेडियन उसने एंगल घुमा। अब एक 2 पाई रेडियन में 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है, एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर में 2 पाई। तो बिकॉज यही कर देते हैं वैल्यू साम, बिकॉज 2 पाई रेडियन 1 रिवोल्यूशन, इसलिए दिस मच, ये जो दे रखी है 20 पाई इंटू 10 पाई, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो 20 पाई इंटू 10 पाई अपान 2 पाई, तो 2 पाई से कैंसिल करेंगे, 2 पाई से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 5, तो आपका आएगा 100 पाई। पाई वैल्यू रख दें, 100 इंटू 3.14 मतलब 314 चक्कर हो जाएंगे, 314 रिवोल्यूशंस, ठीक है। इतना चक्कर पूरा घूमेगा, इतने चक्कर बनाने थे उसमें, कितने चक्कर लगाएगा, इतने चक्कर लगाएगा। बात क्लियर हुई बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसमें क्या है, ये एक सैटेलाइट है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी दे रखी है और इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए उसमें रिलेशन पूछा इन्होंने, तो इसके वेलोसिटी बराबर अंडर 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ये रिलेशन याद रखिए आप, ठीक है। ये रिलेशन याद होना चाहिए, मेमोरी में रखना चाहिए, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन 10 पे आते हैं बच्चों। 10 क्वेश्चन क्या है, एक इस पे ड्रॉप, वाटर की ड्रॉप है, रेडियस दे रखी है, तो प्रेशर डिफरेंस अंदर और बाहर, उसके प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। तो प्रेशर वाटर मतलब एयर ड्रॉप है, तो प्रेशर डिफरेंस आपका होता है 2T/R। एक्सेस प्रेशर इसको बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर 2T/R होता है। ये बात याद होनी चाहिए, वाटर ड्रॉप के लिए इतनी होता है, ठीक है। और एयर बबल के लिए होती है 4T/R होता है। वाटर ड्रॉप है तो इतनी होगा 2T/R। इसमें क्या करना है, हाँ प्रेशर डिफरेंस बताना है, इसमें कितना होगा। तो टी वगैरह सब दे रखे, सब चीज़ दे रखी, वैल्यू रख दें हम लोग। 2 इंटू सरफेस टेंशन 17 × 10⁻³ यूनिट का ध्यान रखें, सभी MKS हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाई रेडियस को मिलीमीटर को सेंटीमीटर, वो मिली उसमें बदल लें मीटर में। तो देखिए ये 140 हो गया इंटू 10, ये कैंसिल ही हो गया, 140 हो गया, ख़त्म काम, ठीक है। 140 यूनिट क्या होगी, प्रेशर मीटर बटे मीटर स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 11, ये क्या कहता है? कह रहा किसी बॉडी टेम्परेचर केल्विन में एक्स लिया नापा गया, फॉरेनहाइट में भी एक्स सेम वैल्यू है दोनों में, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए वो फार्मूला याद रखिए, C/5 एक टेम्परेचर है ना, F - 32/9 = K - 273/5। ये पूरा याद रखिए, जहाँ जिसका काम पड़े उतना लगा दें हम लोग। इसके नीचे सेम होगा, जो इसके नीचे होगा इसके नीचे होगा। इसमें क्या है क्वेश्चन में? F = K = दे रखा x, इसका कोई काम नहीं है, रख दें जरा हम लोग। तो x - 32/9 = x - 273/5। कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी। 5x - 160 = 9x माइनस, इसको ऐसे रहने दें, फिर देखा जाएगा। बस कैलकुलेशन आप लोग कर लें थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इधर ले आए, नंबर को, x को इधर ले जाएं, अच्छा रहेगा। तो ये अब तो टेबल याद होना चाहिए। ये इतना आएगा आपका, ठीक है। तो यह जाएगा 160 से माइनस कर दें हम लोग, तो सीधे ये वैल्यू आपकी आएगी। मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, ये आप लोग कर सको, ठीक है। x जो आएगा इतना आएगा 2297 अपान, ये आपका हो जाएगा 4, ये लगभग x होगा। ठीक है, तो एक सॉल्व करने के वही उससे आ जाए। देखें ये 574 पॉइंट समथिंग, एक ही आंसर दे रखा है, बस हो गया काम खत्म, है ना। मतलब बात पूरा करने जो तो नहीं, 574 देख लिया, बस काम बन गया, क्योंकि 574 में एक ही आंसर है, थर्ड वाला आंसर आपका हो गया। तो ये सब कैलकुलेशन देखिए मैंने कैसे की। 9 का मुझे टेबल याद था, पढ़ा, फट से मैंने निकाला, तुरंत सोच लिया इधर जाएगा और -160 कर दिया, और इसको इधर ले आया, 4 हो गया, 4 डिवाइड कर दिया। डी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, इससे आप बच नहीं सकते हो, और टाइम भी कम लगना चाहिए, मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, कितनी हाइट पे है? यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से 2 × 10⁻3 मीटर हाइट पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मास है 3.5 kg। हाँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट गिरी, यहाँ से ऑब्जेक्ट गिरी, और यहाँ पे आइस है, आइस से टकराई। कह रहे कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी? इसके पास होगी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी जब टकराएगी इस आइस को दे देगी, तो ये होगी mgh, ठीक है। ऑब्जेक्ट, हाँ कोई बात नहीं, mgh हो जाएगी। तो mgh मतलब 3.5, g वगैरह बाद देखा जाएगा, g10 दे रखा है, हाइट है ये 2 × 10⁻3, ये किस में होगी? ये होगी जूल में, और L दे रखा है, L दे रखी है, तो लेट m kg ऑफ आइस मेल्ट्स। ये हो जाएगी हीट गिवन, हीट टेकन क्या होगी? m × L, m kg, L दे रखा है जूल प्रति kg में, तो m × 3.5 × 10⁵, ये वैल्यू भी जूल होगी। चलिए जूल बट के बैंक कट जाएंगे, ये भी जूल और ये वाले भी जूल, ओके। जूल कर दे बराबर हम लोग, हीट गिवन हीट टेकन, तो आंसर देखिए आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों बराबर कर दें, हीट गिवन बराबर हीट टेकन करेंगे। आप देखिए हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं यहीं से, चलिए हम कल लिख देते हैं आपको। हीट गिवन 3.5 × 10 × 2 × 10⁻3, और ध्यान रखें यूनिट दोनों सेम होनी चाहिए, m × 3.5 10⁵। तो तीसरी बात देखिए वैल्यू दे रखी है, ऐसे आसानी से हो जाए, ठीक है। ये अब देखिए ये हो जाए 2 ×
4 और 10 पावर मतलब 0.2 kg हो जाएगा सीधे बराबर m, क्योंकि m हमने kg माना था, तो ग्राम में कितना होगा 200 ग्राम हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो m बराबर 200 ग्राम। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 12 की बच्चों। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए आसान है, कैलकुलेशन बस समझना है, बहुत कंसंट्रेशन होना चाहिए और फंडे क्लियर होने चाहिए। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दोनों को बराबर करनी है, तो पहले समझे फार्मूला, VRMS फार्मूला क्या होता है, √3RT/m। ये एक तरफ है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन की बात देखें, इस टेम्परेचर नहीं मालूम, और बाकी बात मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा m1, जो 2 ग्राम होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, H2। O2 बात देखें, 2 कितना होगा, जोड़ दें इसमें 273 + 47, ये हो गया 320। तो ये 320 इसका मालूम, केल्विन मालूम है, m2 क्या होगा 32, 32 ग्राम होता है, वैल्यू क्या होती है ग्राम में होती है। तो पक्की बात है, ये से कॉमन है, √T1 है ना, √T1 अपान ये 2 बराबर √T2 मतलब 320 अपान 32। ये स्क्वायर कर दें, पहले चाहे स्क्वायर कर देते हम लोग, स्क्वायर कर देंगे तो कैंसिल हो जाए। देखिए, तो देखिए ये आप ऐसे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई से कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर कर दें हम लोग। ठीक है, तो T1 अपान 2, चलो यहाँ कर देते हैं 320 अपान 32, 16 बचा, तो 20 बचा, 20 केल्विन हो जाएगा T1, खत्म। T1 बराबर 20 केल्विन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, मोलर स्पेसिफिक है, तो Cp हाइड्रोजन के लिए दे रखा है Cp - Cv बराबर A फॉर हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के लिए Cp - Cv बराबर B फॉर ऑक्सीजन। मोलर है तो पक्की बात है ये R के बराबर ही होगा, और ये भी R के बराबर होगा, B बराबर R। मोलर होती है तो Cp - Cv R बराबर होता है, अगर ग्राम स्पेसिफिक होती तो बराबर नहीं होता। तो पक्की बात A बराबर क्या होगा B। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, इसीलिए ये नहीं क्वेश्चन देखा फटाफट क्वेश्चन बदल देते हैं, स्पेसिफिक हीट दे देते का मतलब ग्राम स्पेसिफिक, तो फिर मोलर नहीं लेते हम लोग, तो बराबर नहीं होंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 15 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, कभी ये काम नहीं करना चाहिए कि क्वेश्चन आपने 2 लाइन पढ़ा, आपको लगा कि हमने जो किया पहले क्वेश्चन पढ़ा है ये वही क्वेश्चन है। कभी कभी होता है 2 लाइन वही हैं और बाकी 2 लाइन बदल दी, इसलिए क्वेश्चन को आप हमेशा अननोन क्वेश्चन मान पढ़िए। ये मानिए आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं और जानते ही नहीं, ये हमारे लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की एक एक लाइन एक एक वैल्यू ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान रखिए बहुत, ये सब एग्जाम में फंडे काम आते हैं। क्वेश्चन को बहुत तेज भी नहीं पढ़ना चाहिए, स्लो भी नहीं, बहुत फास्ट भी नहीं, और क्वेश्चन जहाँ तक वो वैल्यू लिखते जाना चाहिए, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, क्या हमें फाइंड करना है। ये बात फैसला जल्दी होना चाहिए, फिर सोचना चाहिए किस चैप्टर क्वेश्चन है, कौन फार्मूला है, अगर हो सकता है करिए, नहीं हो सकता है आप छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन करिए, क्योंकि अगर आपने टाइम बर्बाद किया तो दूसरे क्वेश्चन आपके चले जाएंगे आते हुए, टाइम समझना बहुत ज़रूरी है। अगले हम बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे 15 देखिए। एक साइक्लिक प्रोसेस में है, साइक्लिक प्रोसेस में 4 स्टेप दे रखे हैं और साइक्लिक प्रोसेस ठीक है, और तो Q1 Q2 Q3 Q4 दे रखा है, और W1 W2 W3 दे रखा, W4 पूछा है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा E 0 होगा, ठीक है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या करें, डेल्टा U बराबर Q
पूरा टोटल माइनस क्यू, वो मतलब माइनस डब्ल्यू टोटल, टी मतलब टोटल, पूरा सब टोटल ले लें हम लोग, पूरी प्रोसेस चारों प्रोसेस इकट्ठे ले लें तो पक्की तरह ये 0 हो जाएगा। और क्यू टोटल क्या होगा, तो तीनों सब जोड़ते जाएं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है, ऐसे Q4 निकलेगा। और इसका ऐसे निकल जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। पक्की बात है। W टोटल हम चला सब जोड़ लें, ये जो वैल्यू आएंगी जोड़ लीजिए आप लोग, ओके। सब वैल्यू देखिए साइन के साथ रखना है, तो ये आप यहीं रख देंगे, 0 हो गया। और ये आपका आएगा 600, 600 माइनस 400, ओके, और माइनस 300, साइन अपने आप यही रखा इन्होंने, और यूनिट सेम है ये प्लस 200। ये किसके एक्चुअली बराबर हो जाएगा, ऐसे आप देख समझो, और ये इसके बराबर कर दें, हाँ इसको वहाँ ले आए W को, तो वो 300 300 और प्लस माइनस 200 और माइनस 150 प्लस W4। पूरी कैलकुलेशन करके दिखा, इसलिए दिखा रहे हैं कि आप दिक्कत ना हो। अभी देखिए कितनी हो गया, ये हो गया 800 हो गया, 800 ये हो गया, और 700 बचा आपका, तो कोई काम कठिन भी नहीं है। ये आप देखिए कितना हो गया, ये इसमें आप देखिए माइनस प्लस 100 बचा, माइनस 50 बचा, तो माइनस 50 प्लस W4 बराबर 100 हो गया। ये उधर ले जाए हम लोग, W4 क्या हो गया, 150 हो गया। मैंने पूरी कैलकुलेशन इसलिए की, या आपको ये न लगे कैलकुलेशन बहुत हाई फाई है। तो ऐसे जोड़ना, एडिशन आपको आना चाहिए फटाफट, कि ये आप माइनस प्लस जोड़ दिया आपने, माइनस कर दिया, 800 माइनस 700, 100 बचा, बिना लिखे काम हो जाना चाहिए। इधर में क्या किया, 100 ये बचा और माइनस 150, तो माइनस 50 बचा, फटाफट काम किया, इसको उधर ले गए, ओके। तो कैलकुलेशन वैल्यू जानबूझ एग्जाम में ऐसी दी जाती हैं कि आप आसानी से कर सकें। ओरल चीज़ें पता होनी चाहिए कि 200 प्लस 100 कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें क्या है, मोनोटॉमिक गैस है, टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, पहले समझे एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। टेम्परेचर बात कर दिया है, और लेंथ, एरिया पहले मान लें ए इज एरिया ऑफ वो जो है बर्तन, सिलेंडर मतलब पिस्टन, ओके, तो जो क्लोज वेसल है, बेस एरिया, ये बेस एरिया ऑफ पिस्टन सिलेंडर, सिलेंडर जहाँ इसमें गैस भरी है उसका बेस एरिया हमने ए मान लिया। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इसमें लेंथ दे रखा है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू इनिशियल लेंथ, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू फाइनल लेंथ। कह रहे हैं टेम्परेचर रेशियो बताइए आप, T1 T2। अब इसमें देखिए दो बातें आ रही हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का हमें रिलेशन देखना पड़ेगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो काम कठिन नहीं है। ये रिलेशन याद रखें सब लोग, ये तो याद ही रहता है, ये तो सब बच्चों को याद है कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस में PV पावर गामा वर्ग कांस्टेंट होता है, क्योंकि बहुत नहीं याद रखना, ठीक है, इसी से सबका काम बन जाएगा। वॉल्यूम तो है ही है, हमें P हटाना है, P कैसे हटेगा, PV वर nRT हट जाएगा, P की जगह T लाना है, तो देखिए P क्या होगा, P हो जाएगा T/V प्रोपोर्शनल टू, मतलब बाकी कांस्टेंट हटा देना है। तो यहाँ पे अगर T/V ले आए तो देखिए V पावर गामा तो है ही है, इक्वल टू कांस्टेंट, इसको ऊपर ले जाए 1 पावर है, तो TV के पावर गामा -1 कांस्टेंट, इसी का कहाँ पे काम है, लेकिन ये याद नहीं कर पाओगे, इतना ढेर मैटर याद नहीं रहेगा, इसको हमने इसलिए आपके सामने निकाल के दिखाया। ये सबको याद रहता है, ये कॉमन चीज़ है। तो बस फिर फटाफट कर दें हम लोग, फिर क्या काम बचा कि T1 और V1 के पावर गामा -1 इसको T2, दो कंडीशन लगा दी, V2 की पावर गामा -1। हमें क्या चाहिए, T1/T2 चाहिए, तो T1/T2 कितना होगा, यहाँ ले आए V2/V1 तो पावर गामा -1, V की जगह क्या ये वैल्यू लग दे हमने जो लिखा है, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, V2 माने L2, तो L2/L1 पावर गामा -1, ये काम बन गया आपका, ओके। हाँ अब गामा वैल्यू रख दें, क्योंकि गामा वैल्यू दे रखी है,
तो लास्ट में एकदम वैल्यू रखेंगे, गामा की वैल्यू रखेंगे, तो आंसर जो होगा मतलब T1 अपन T2 जो होगा, है ना, L2 अपन L1, गामा देख दे रखा है इन्होंने, मोनोटॉमिक है तो याद ही रखिए गामा 7/5 होता है, 7/5 नहीं 7/3 होता है, 7/3 5/3 होता है, सॉरी 5/3 -1, ठीक है, गामा 5/3 होता है मोनोटॉमिक का। तो ये आपका L2 अपन L1 पावर ये हो जाएगा 2/3। अगला क्वेश्चन बच्चों आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या कहता है, दो वेव दे रखी हैं, तो उनके SHM, हाँ दोनों SHM की वेव हैं, एम्पलीट्यूड रेशियो चाहिए। एक वेव क्या है y1 बराबर 5, तो ब्रैकेट जरा खोल ले, 5 sin 2π t प्लस 5√3 इंटू cos 2π t। इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, A1, इसका फंडा ये होता है, ये जो टर्म है अंडर रूट इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, प्लस ये जो टर्म है इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होगा √25 इंटू 75, वैल्यू हो जाएगी 10। और दूसरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका तो सिंपली निकल आएगा, दिए इसे 5 sin 2π t प्लस π/4, तो इसका तो एम्पलीट्यूड ये हो गया, A2 बराबर हो गया सीधे 5, तो रेशियो क्या होगा, A1 अपन A2 बराबर हो गया 10/5 बराबर 2, ये हो गया काम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18 बच्चों, इसमें कह रहे हैं बताइए कौन से SHM को रिप्रेजेंट नहीं करती। 1 by 1 देखें, एक है y = a sin ωt, ये तो SHM है, पक्की बात है, ये SHM है। दूसरा क्या है, y = a cos ω, ये भी है, साइन कॉस के टर्म लेके SHM होते हैं। तीसरा वाला वो भी है, a sin ωt प्लस माइनस कुछ भी हो, और b cos ωt, ये भी SHM है। पक्की बात चौथा नहीं होगा, चौथा SHM नहीं है, 10 आ गया, 10 वाला टर्म SHM नहीं होगा, a tan ωt दिस नॉट SHM, तो ये आंसर हो गया आपका। ध्यान पढ़ें कौन से SHM नहीं है, कई लोग गलत पढ़ देते हैं, कौन से SHM है पता डज नॉट, ध्यान से पढ़े नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 19, ये क्या कहता है, दो बॉडी हैं बराबर मास की, अलग अलग स्प्रिंग से लटकाई गई, हाँ वेलोसिटी मैक्सिमम जो 1 की मैक्सिमम वेलोसिटी है वही दूसरे में मैक्सिमम वेलोसिटी है। वी मैक्सिमम कितना होता है, वी मैक्सिमम होता है ω के बराबर, क्योंकि फार्मूला याद रखिए, वेलोसिटी फार्मूला जैसे हम याद रखिए, ω √a² - y² x, जो भी समझो आप, ये फार्मूला याद होना चाहिए। मैक्सिमम कब होगा, जब x 0 कर दें, वी मैक्सिमम क्या होगा, ω के बराबर। पक्की बात, इसका क्या होगा, ω1 a1 ω2 a2 हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, करें a1 अपन a2, बताओ क्या होगा, ये होगा ω2 अपन ω1 हो जाएगा। ओमेगा कैसे निकालते हैं, टाइम टू फॉर्मूला याद रखिए, टाइम 2π√m/k होता है, m/k, पक्की बात है।
ओमेगा क्या होगा, इसके इधर ले आते हैं हम, और ओमेगा प्रोपोर्शनल टू होता है 1/t। m तो सेम है ही है, तो बाकी बात है ये क्या उल्टा कर दो आप लोग सीधे, ठीक है। तो t प्रोपोर्शनल टू, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के, ठीक है। तो बस अंडर रूट k2/k1 हो जाएगा, समझ आए। देखिए ओमेगा के रेशियो ओमेगा निकालना था, तो हम टाइम पीरियड, ये फार्मूला एक याद होना चाहिए टाइम पीरियड का, ओमेगा 2π/t होता है, ऐसे समझ लो आप, ओमेगा इसे निकालना हो 2π/t से निकाला जाता है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। ओमेगा t/2π/m/k होता है, m सेम है दोनों के अलग अलग हैं। क्वेश्चन 20 आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, ये है क्वेश्चन y बराबर y0 और साइन, इसको 2π को खोल दें, अंदर सही रहेगा जब, हाँ ठीक है, अंदर कर दें 2π ft माइनस 2π x/λ। कह रहे हैं पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है 4 टाइम्स इंटू वेव वेलोसिटी, w माने वेव, तो बराबर है, वेव वेलोसिटी तो मालूम ही है, फ्रीक्वेंसी f लैम्डा, वेव वेलोसिटी तो हो गई v/n λ, वेव वेलोसिटी कितनी हो गई f λ के बराबर, फ्रीक्वेंसी कितनी f, वेव लेंथ है लैम्डा, और पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकलेगी, पार्टिकल वेलोसिटी गलती से डिफरेंशिएट करके, पार्टिकल वेलोसिटी गलती है dy/dt से, बाद में मैक्सिमम कर देंगे हम लोग, या ऐसे सबसे ओमेगा ए होता है, ऐसे याद कर लो, ओमेगा ए होता है ना, पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है वीपी मैक्सिमम, ओमेगा ए होगी, ओमेगा माने 2πf, ए क्या है y0, ये हो जाएगा, इसे आसान रहेगा, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दें हम लोग, 2πf इंटू y0 बराबर 4 इंटू f लैम्डा, f से f गायब हो गया, चाहिए क्या, लैम्डा बराबर क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो 2π इंटू y0 अपान 4 बराबर हो जाए लैम्डा, ये हो जाएगा πy0/2 हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो बस बेसिक क्वेश्चन एकदम बहुत ही फंडे क्लियर वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला वाला भी साउंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ओपन आयरन पाइप है, ओपन दोनों इनसे ओपन माने ओपन, तो क्या किया गया, तो 200 के साथ ट्यूनिंग फार साथ वाइब्रेट कराते हैं तो 5 बीट मिलते हैं पर सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई ओपन की, ओपन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 200 ± 5, या तो ये होगी या होगी 195 के बराबर, ठीक है। आप देखिए, अब दो वैल्यू में एक चुनना है हमको, तो इसके लिए क्या करें, एक कोई वैल्यू आप पिकअप कर लो, मान लीजिए हम 205 ले लिया, ठीक है, एक ले लो, कोई 21 काम बन जाएगा, तो कह रहे हैं अगर 205 ले लिया हमने इसका, ठीक है, इसका सेकंड हार्मोनिक, इसका मतलब सेकंड हार्मोनिक मतलब इसकी डबल फ्रीक्वेंसी, इसकी डबल फ्रीक्वेंसी के साथ, डबल फ्रीक्वेंसी जो है वो 420, सोर्स देखा 420 के साथ कितने बीट मिलते हैं, 10 बीट, तो देखें बात सही है कि नहीं सही, अगर 420 के साथ 10 बीट मिलेंगे तो ये तो या 410 होगी और ये तो 430 होगी, और ये जरा देखिए कितनी होगी, ये 410, पक्की बात है, देखिए ये वैल्यू मैच कर रही नहीं कर रही,
क्योंकि वैल्यू मैच कर रही, कह रहे 410 होनी चाहिए, 410 हाँ इसमें है, आ रही 410, तो इसका मतलब जो वैल्यू हमने उठाई थी ये वैल्यू करेक्ट है। 205 आंसर क्या होगा, 205 आंसर हो गया। या इसे समझ लें, ये इसकी मान लो हमने 205 उठाई थी, सेकंड हार्मोनिक्स क्या हो गया, सेकंड हार्मोनिक्स हो गया 410। इसको किसके साथ वाइब्रेट कराया गया, 420 के साथ वाइब्रेट कराया गया। कितने बीट मिल रहे हैं, 10 बीट, 10 बीट पर सेकंड। और क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन में भी दिया है कि 10 बीट ही मिलते हैं, इसका मतलब मामला सही है। अगर मान लीजिए ऐसे ना करो, आप ये वैल्यू उठाते तो इससे देखिए जरा, अगर पिकअप हम लोग करते हैं 195, इसके सेकेंड हार्मोनिक क्या होगा, 195 इंटू 2 होगा, तो ये होगा 190। और जरा दूसरा ट्यूनिंग फॉर कितना है, ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी है 410, 410 से जरा कितने बीट मिलेंगे, 20 बीट मिलेंगे। मतलब इसका वो ये आपका हो गया एक्चुअली, मतलब ये आपका न्याय 390 है ना, ठीक 390 होगा एक्चुअली। तो कितने बीट मिलेंगे, 20 बीट, 20 बीट पर सेकंड मिलेंगे 410 में और 390 में, 390 में। उसमें दिया कितना है, केवल 10 बीट्स मिल रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकाली थी हमने पिकअप की थी, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं पॉसिबल है। तो अगर ये नहीं होगा तो पक्का दूसरा ही ऑप्शन होगा, मतलब यही कौन सा होगा, 205 होगा। तो आप चाहे ये वैल्यू पिकअप करो, चाहे ये, एक ही से काम बन जाएगा, पता चल जाएगा। अगर ये नहीं है तो वो वाला होगा। ट्वेंटी 22 देखिए क्वेश्चन, एक इक्वेशन वेव की दे रखी है, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। हाँ, अब दूसरी वेव से स्टेशनरी वेव मिलकर बनाना है इसको। पक्की बात, दूसरी वेव रिफ्लेक्ट होकर आएगी, उसके साथ इसका सुपरइम्पोज करेगी। तो उसमें कह रहे हैं दूसरी वेव x बराबर 0 पर नोड बनाती है, x बराबर 0 नोड बनता है। तो पक्की बात है रिजिड कहाँ से टकराएगी, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड, उस वेव टकराएगी रिजिड एंड से। तो उसमें लिखा है x बराबर 0 नोड बना रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वेव की क्वेश्चन क्या होगी, एम्पलीट्यूड की कुछ बात कही नहीं, तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, हम लोग बस साइन डायरेक्शन बदलेगी, तो साइन बदल जाएगा x का, के ये होगा माइनस एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस टी का फेज डिफरेंस भी हो जाएगा। ये आपका होगा ए कॉस 180, इसको ऐसे लिख लें, माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, ऐसे, ठीक है ना। तो आपके देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा होता है। कभी टाइम मिले तो आपको लास्ट में बता देंगे, ASTC की रूल होता है, उसे किसी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो माइनस ए कॉस, ये थीटा का काम कर रहा है एक्चुअली, ओके। तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। ट्वेंटी 22 के बाद अगला 23 क्वेश्चन, हाँ, जो मूविंग चार्ज है, कोई मूविंग चार्ज है तो कह रही एनर्जी जो उससे एसोसिएटेड होगी किन की वजह से होगी, एक्चुअली मूविंग चार्ज दोनों पैदा करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। तो उससे एनर्जी भी दोनों टाइप की होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से भी होगी। तो 23 का आंसर होगा आपका थर्ड, ओके। अगला क्वेश्चन 24, हाँ,
कह रहे हैं एक चार्ज है प्लस 3 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज है प्लस 8 माइक्रोकूलम का, किसी दूरी पर रखे हैं, इनके बीच फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। पक्की बात है रिपल्सन फोर्स होगा। तो ये प्लस जो फोर्स है प्लस माने रिपल्सन, प्लस जो साइन बता रहा है यहाँ पे रिपल्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप कह रहे हैं इसमें -5 चार्ज माइक्रोकूलम जोड़ दिया गया, तो नया चार्ज कितना हो गया, जोड़ दो आप, 3 - 5 -2 बचेगा, ये -2 माइक्रोकूलम बचेगा। इसमें कितना बचेगा, 8 - 5 + 3 बचेगा, +3 माइक्रोकूलम ये बचेगा। दूरी सब कुछ वही है, तो नया फोर्स में बताना क्या होगा। अब यहाँ देखिए पहले फोर्स कैसा लगेगा, यहाँ अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। पहले बात समझना पड़ेगा, क्योंकि साइन की बात बतानी, आंसर में साइन भी बताया गया। तो यहाँ प्लस था आंसर, यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर में माइनस आएगा, क्योंकि आंसर मतलब फोर्स है अट्रैक्शन का। ठीक है, तो मैं वैल्यू क्या लिखेंगे, पहले वैल्यू समझ लें आप, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, साइन लो, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे हम लोग केवल। ठीक है, पहले 40 इज प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल वैल्यू केवल, क्योंकि साइन में पता चल गया 3 × 8, ये पहली क्वेश्चन हो गई। नया फोर्स प्रोपोर्शनल टू 2 × 3, 2 × 3 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया। डिवाइड कर दें तो 40/F ओके इक्वल 3 × 8 / 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 4। तो F कितना आया, 10 आया, F = 10। अब साइन के साथ रखना है, F साइन के साथ नेगेटिव रख देंगे तो आंसर होगा -10 न्यूटन, क्योंकि साइन के साथ आंसर बताना है। साइंस क्या पता करता है, साइन मतलब पॉजिटिव माने रिपल्सन और नेगेटिव माने अट्रैक्शन फोर्स। ओके, इसलिए देखिए आंसर में -10 भी है +10 भी है, तो साइन पे गड़बड़ ना करें, साइन का ध्यान देकर काम करें। ओके, अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट हैं, पोटेंशियल दे रखा है, एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट है Q। पोटेंशियल है 10 वोल्ट और -4 वोल्ट। तो 100 इलेक्ट्रॉनों को P से Q ले जा रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा। अब देखिए वर्क, हाँ, जिस चार्ज को ले जा रहे हैं इनटू फाइनल पॉइंट पोटेंशियल माने इनिशियल का पोटेंशियल, ये फार्मूला याद होना चाहिए। और यहां पे साइन रखा जाएगा, ये पुट Q विद प्रॉपर साइन, इनका साइन रखा ही जाएगा, इनका भी साइन Q का भी साइन रखा जाएगा। ये बात बुक में नहीं लिखी रहती, ये बात मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आंसर में माइनस प्लस दोनों में आंसर दे रखा है। साइन वर्क पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, ये बात पता करनी पड़ेगी। तो ये फार्मूले में Q जिस चार्ज को मूव कराते हैं ना, है ना, ये वह चार्ज है। ओके, ये वह चार्ज है जिसको हम लोग मूव कराते हैं। ठीक है, जिसको हम मूव कराते हैं। ठीक है, यानी कोई भी चार्ज ले लो आप, जिसको हम मूव कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलाते हैं। ठीक, तो इसमें Q है क्या, 100 इलेक्ट्रॉन है, तो पक्की बात 100 माइनस लगाई दें, 100 × 1.6 10⁻−19, तो ये हो गया -1.6 10⁻−17 हो गया कूलम। फाइनल P से Q ले गए। ठीक है, तो Q फाइनल कितना होगा, फाइनल हो गया इसका पोटेंशियल Q का, Q माने -4, वो इनिशियल कितना हो गया, शुरुआत मतलब P का मतलब 10। मैं ये रख देता हूँ, तो वर्क जो होगा ये -1.6 10⁻−17 फाइनल
-4 और माइनस और ये 10 ऐसे ऐसे समझाओ, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस बन जाए, देखना आप 1.6 इंटू 14 इंटू 10⁻⁻17। बस हो गया। ये आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा। पॉइंट ए की बात कर रखा, तो फाइनल आपको ये और खिसका देंगे तो 2.24 10⁻16 हो जाएगा जूल, क्योंकि एक पॉइंट था ना, यहाँ पे एक पॉइंट रखना चाहिए, स्टे कर दी थी मैंने, ठीक है। बस रहने दे। दिस इज मॉडल 3rd फिजिक्स, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 25 क्वेश्चन तक, तो अब स्टार्टिंग होगी 26 क्वेश्चन से, ठीक। इसमें है एक कैपेसिटर दे रखा है, कैपेसिटी दी है, उसको 30 वोल्ट तक चार्ज किया गया, उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई, ठीक है। इसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर जोड़ा गया, उसकी कैपेसिटी दे रखी है, तो एनर्जी लॉस बतानी है। तो चलिए क्या होता है इसमें, दूसरा सिस्टम जो दूसरा कैपेसिटर जोड़ा जाएगा वो पैरेलल जोड़ा जाता है, कॉमन सेंस होता है। तो एनर्जी लॉस फार्मूला ये याद रखिए आप, ये हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अभी टर्म एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये फार्मूला याद कर लीजिए, एनर्जी लॉस, दिस इज एनर्जी लॉस। ये फार्मूला बहुत काम फार्मूला है, ये याद रखिए। अभी बता रहे हैं क्या है कि मान लीजिए क्या है, एक कैपेसिटर है, इसके स्टार्टिंग पोटेंशियल V1 है, कैपेसिटी C1, और दूसरा कैपेसिटर अलग है, इसका स्टार्टिंग पोटेंशियल V2 और कैपेसिटी कितनी है C2। अब ये दोनों पैरेलल जोड़ा गया, तो जोड़ने के बाद, जोड़ने के प्रोसेस में मतलब एनर्जी लॉस फार्मूला ये होगा एक्चुअली, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में वही बात है, अपने क्वेश्चन पर वैल्यू रख दें हम लोग। C1 कितना है, C1 है 1 माइक्रोफेराड, C2 दे रखा है 2 माइक्रोफेराड, V1 कितना है, V1 का वैल्यू है 30 वोल्ट, दूसरे में कोई चार्ज पोटेंशियल नहीं था, तो V2 बराबर है 0। तो डायरेक्ट फार्मूला की इतना टाइम नहीं होता है ड्राइव करने का फार्मूला बहुत कई जगह काम पड़ता है, चाहे वो कैपेसिटर इस टाइप के हों, कंडक्टर जो भी मान लो ऐसे सर्कुलर शेप में दे देते हैं, तब कनेक्ट कर देते हैं वायर से वगैरह, इस टाइप से सब भी, तो भी वही बात होगी, ठीक है। पहले अलग अलग हैं दोनों, C1 C2 ऐसे करके, फिर कैपेसिटर वायर मेटल वायर जोड़ दिया, तो एनर्जी लॉस क्या होगी, इससे फार्मूले से हो जाएगी। तो जरा वैल्यू रखें हम लोग, ठीक है। डेल्टा यू देखिए कितना आता है, हाफ। अब देखिए C1 C2 माइक्रो में रखेंगे, एक बचेगा एक्चुअली मैटर, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 10⁻³ कर दें, माइक्रो को -6 फैराड बदलना पड़ेगा। और V1 30 को स्क्वायर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 30 इंटू 30 हो जाएगा, ये वो 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या क्या करें हम लोग, ये 2 से 2 ये गायब हो गया, ये 3 मैटर रहा, एक 3 गायब हो जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्व कर जो वैल्यू आएगी हम यहीं रख देते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू सामने लिखी, डेल्टा यू जो वैल्यू होगी देखिए, तो ये 10⁻6 ही आया, 10⁻6 इंटू ये जो वैल्यू आई क्या आएगी, 3 इंटू 10⁻2 हो गई, 3 इंटू 10⁻2, रिजल्ट आए 3 10⁻4, ठीक है। 3 इंटू 10⁻4 ये क्या होगी, जूल की एनर्जी होगी। आंसर माइक्रो जूल दिया है, तो एक जूल में कितना होता है, 10⁻6 माइक्रो जूल होते हैं, ठीक है। या वो ऐसा काम कर सकते थे,
माइक्रोफैराड, क्योंकि आंसर आप देख लीजिए माइक्रो जूल में है, तो माइक्रोफैराड को बदलते नहीं, माइक्रोफैराड बना रहता तो आंसर डायरेक्ट जूल में आ जा, मतलब माइक्रो जूल में आ जाता। ओके, या हमने बदल दिया था, तो ये मेथड है। तो देखिए करेक्ट आप करेंगे तो बस 300 माइक्रो जूल आ जाएगा। बेटर ये रहता, आंसर पहले देख लेना चाहिए माइक्रो जूल में है कि जूल में है, तो माइक्रोफैराड को बदलते नहीं, तो आंसर ये बाद में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब बात ये हुई, अब क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें सर्किट दे रखा है एक्चुअली, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे जोड़ ले चाहे वैसे जोड़ ले, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से। ठीक, बात वही है। ये 1 माइक्रो नहीं लिखेंगे, 1 वैल्यू लिख देते हैं, ये 4 है और दिस इज 3 और 10 वोल्ट सप्लाई है। चार्ज क्यू, चार्ज बताना किसमें, ऑन फॉर माइक्रोफैराड। तो चार्ज कैसे पता चलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी पता चले, पोटेंशियल ड्रॉप अगर पता चल जाए तो चार्ज क्यू बराबर सीरीज निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल आप देखिए ये 10 वोल्ट है, तो चार इसी लाइन तो छोड़ ही दें, इसको कोई मतलब नहीं है, पैरेलल में है चलिए, तो इसकी बात खत्म हो गई। ये 10 वोल्ट क्या होगा, इसमें डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये कुछ इसको अब ये क्या, इसको पहले इकट्ठा कर लें, 5 1 पैरेलल में है तो हो जाएगा 6, तो ऊपर वाली ब्रांच ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 6 है, ठीक है। अब देखिए सीरीज में है, टोटल पोटेंशियल 10 वोल्ट इसमें डिवाइड होगा, तो याद रखिए सीरीज में पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है, ऐसे याद रखें, Q बराबर CV बराबर Q, देखिए दोनों सेम हो कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/C, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिवाइड होगा। इसको अगर कैपिटल 1 मान लें, इसको 2 मान लें, यहाँ लिखें हम लोग 1 और 2। कैपेसिटी कितनी है, 1 की है 4 6, अगर रेशियो ले लेंगे तो 2:3 हो रेशियो, क्यों, सिंपली रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो पोटेंशियल V कैसे डिवाइड होगा, इनवर्सली, मतलब 1/2 = 1/3, तो एक्चुअली क्या होगा, ये 3:2 हो जाएगा, 3:2 में डिवाइड होगा, एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या होगी 3:2। हमें किसके निकालना है, 4 में निकालना है, तो 3 भाग मिलेंगे, 3 पार्ट मिलेंगे, कितना, टोटल 10 के। तो ये टाइम बचता है, ये मेथड चाहे 2 हो चाहे 3 कितने भी हों, तो सीरीज में पोटेंशियल ऐसे डिवाइड होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। तो V1 कितना होगा, 3, टोटल कितना है 10, तो 3 पार्ट मिलेंगे, इंटू 3/3 + 2, तो ये आपका ये देखिए ये 2 to 6 वोल्ट हो जाएगा। तो Q क्या हो गया, Q ये इसमें जो Q निकालना था CV, हाँ ठीक है, माइक्रो में बताना ही है तो उस माइक्रोफैराड में रहने दें, तो CV 6 × 4 बराबर 24 माइक्रो कूलम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटी माइक्रो में है और पोटेंशियल वोल्ट में है, तो आंसर आपका माइक्रो कूलम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 देखें बच्चों, 28 देख सर्किट दे रखा है, इसमें कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है, ये R2 है ऐसे, और नीचे कैपेसिटर है और ये R1 है। ऐसे है, चलिए ये E R1, ठीक, क्या करना है, हाँ चार्ज, मतलब कैपेसिटर की हर प्लेट पे चार्ज बताना, मतलब कैपेसिटर चार्ज चाहिए। चलिए अब देखिए, तो एक्चुअली क्या होगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, जब कुछ ना कहा जाए तो स्टेडी स्टेट या फुली चार्ज कैपेसिटर हो जाएगा। तो क्या करें, थोड़ी देर के लिए ऐसा काम करें,
ये फुली चार्ज होगा, इसको हटा दें, ये पूरी ब्रांच खत्म, करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी। तो ऊपर वाला सर्किल किया जाए केवल, कितनी करंट बहेगी, आई की वैल्यू क्या होगी, ई डिवाइडेड बाई R2 प्लस R। तो जो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही ड्रॉप इसमें होगा, क्योंकि इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो PD निकालें R2 में, PD इन R2, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इतनी करंट बहेगी I इंटू R2 बराबर होगा I इंटू R2, मतलब हो गया ER2 अपान R2 प्लस R। ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसमें, इसमें, और उतना ही ड्रॉप इसमें होगा, क्योंकि ये देखिए दोनों ब्रांच पैरेलल में है, और इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट ही नहीं बहेगी। ठीक है, फुली चार्ज होने की वजह से करंट नहीं बहेगी कैपेसिटर में। तो ये PD हो गया R2 में, तो यही PD इसमें भी हो जाएगा। तो PD इन कैपेसिटर वो भी इतना ही होगा, ER2 अपान R2 प्लस R। तो चार्ज क्या होगा, Q इन C, कैपेसिटर में था Q इंटू CV, तो CER2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R, ये होगा। ठीक है, तो घबराने वाला क्वेश्चन नहीं है, करने वाला क्वेश्चन है, ये सब ध्यान करें। तो इस टाइप क्वेश्चन आते हैं और होते हैं टाइम पे हो जाते हैं, और कोई वर्किंग भी कठिन नहीं होती। अगला क्वेश्चन देख 29 बच्चों। 29 में सर्किट दे रखा है एक्चुअली। इस सर्किट को हम क्या करें, अब पहले जरा बना देते हैं सर्किट, फिर बताते हैं क्या करते हैं हम लोग। पहले जो दिया वो हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, दिस इज पॉइंट EA, ये F है, ये C और D है, रेजिस्टेंस अभी RR है, बाद में लिख देंगे हम लोग। ये R है, सभी रेजिस्टेंस R के बराबर है, ये है सब। तो करंट, इसमें करंट बतानी I इन AF CEB, A और B के बीच में करंट बैटरी जोड़ दी गई है। तो पहले क्या करें आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, A को यहाँ किनारा जो है ना, इसको यहाँ से उठाएं, ऐसे ले आएं, मोड़ इस टाइप मोड़ दें। तो देखिए फिगर, जब ऐसे करके ले आएंगे तो ये फिगर क्या हो जाएगा, फिगर इस टाइप हो, देखिए आप। तो A आपका इधर आ जाएगा, ये पॉइंट A होगा, ये A होगा, ये F होगा, और एक वायर इधर आपका आ जाएगा इस टाइप से, और एक वायर आपका ऐसे हो जाएगा। दिस इज पॉइंट C और दिस इज D, और ये पॉइंट देखिए E है, दिस इज E, तो ये E होगा। इसको पकड़ा हमने, उठा करके ऐसे ले आए, और B वाले किनारे को ऐसे करके इधर ले आए, B आपको इस टाइप से हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब A और B के बीच में बैटरी, ये बैटरी जोड़ दी इस टाइप से, ऐसे करके, ऐसे 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ जोड़ दी, करंट आपके ऐसे फ्लो करेगी। अभी देखिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, P/Q इक्वल टू R/S, और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, खत्म काम। तो ये क्या होंगे, ये किस में होंगे, सीरीज में होंगे, ये 2R होगा, ये सीरीज में 2R, और दोनों होंगे पैरेलल में। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, वो हो गया 2R/2 मतलब R हो गया, क्योंकि 2R और 2R ये पैरेलल में है, तो R ही हो गया R। तो मेन करंट जो ये फ्लो करेगी I जो करंट फ्लो करेगी, ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी V/R के बराबर।
अब करंट ये आई यहाँ पे आएगी, ऊपर वाला रेजिस्टेंस 2R है, नीचे वाला 2R है, दोनों पैरेलल में है, तो करंट आधी आधी बढ़ जाएगी, हाफ करंट यहाँ पे आएगी और हाफ करंट यहाँ पे जाएगी। तो किस पे करंट पूछी गई है? AFCEB ऊपर वाले करंट पूछी गई, तो I/2 होगी। तो वांटेड जो करंट होगी आंसर मिला है ना, आंसर क्या होगा? जो करंट वांटेड होगी वो I/2 होगी, मतलब V/2R होगा। इतनी करंट ऊपर वाली ब्रांच में जाएगी, उतनी ही नीचे जाएगी, क्योंकि बराबर रेजिस्टेंस है, पैरेलल में है, करंट आधी आधी हो जाएगी दोनों में, ऊपर भी इतनी नीचे उतनी। तो मेन ये जो करंट वांटेड करंट है वो इतनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 30 बच्चों। 30 क्या कहता है? 30 में एक फिगर दे रखा है, ये हीट वाला चैप्टर क्वेश्चन है। ये 6 ओम और दिस इज 4 ओम, ऐसे है। सिक्स ओम में कितनी पावर डेवलप हो रही है? 6 वाट की। तो बताना इसमें कितनी पावर होगी, ये हमें निकालनी है, कितनी होगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए ये दोनों पैरेलल जुड़े हैं, तो जो भी इसमें होगा पोटेंशियल ड्रॉप, जो भी उसमें होगा वही भी होगा इसमें होगा। तो इसीलिए हम लोग पावर फार्मूला कौन सा लगाएंगे? P बराबर V²/R वाला। क्यों? क्योंकि V दोनों में सेम है। या हम कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो इसको अगर मैंने 1 हो गया, P1 हो गई, तो ये वाली P2 कर दे हम लोग, ये निकालनी है। P1 कितनी है? 6 वाट। तो हम कह सकते हैं P1/P2 R2/R1। P1 कितनी? 6, P2 हमें निकालनी है। R2 ये R2 हो गया 4/6 मतलब 2। ठीक है, अब देखो P2 कितनी होगी? 36 4 9 हो जाएगी, सीधे 9 वाट हो जाएगा, खत्म। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, लेकिन फंडे क्लियर ना होने से टाइम ज़्यादा लग जाता है, वो भी आंसर गलत हो जाता है, डाउट बन जाता है, तो आगे की पोजीशन खराब हो जाती है, आगे क्वेश्चन करने की दम नहीं रहती। अधिक अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एकदम कुछ नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है कि क्वेश्चन लोग देख के डर जाएंगे। इसमें क्या है? एक ऐसे सर्कल कोई वायर है, ठीक है, इसके 2 किनारे, एक किनारे यहाँ से लिया, यहाँ से बैटरी जोड़ रखी उन्होंने ऐसे करके, ऐसे ये कोई दूसरी जगह ये मान लो ऐसे। ठीक है, एक पॉइंट वाली ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और जो ए बी पार्ट है ना, ये सेंटर पर कितना एंगल बनाता है? ये एंगल थीटा बनाता है। ए बी, इसके नाम दे सकते हैं हम लोग, ये मान लो सी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट मान लो डी है। तो 2 आर्क होंगे, एक ये ऊपर वाला आर्क, एक नीचे वाला आर्क। ठीक है, यहाँ कोई बैटरी जोड़ रखी है। ठीक है, ये ऊपर वाला मैंने 1 पार्ट कर दिया हमने, इसी 2 सेकंड पार्ट है। ACB जो पार्ट है इसको हमने 1 नाम दे दिया, और ADB ये हो गया नंबर 2 नाम दो गया। तो कह रहे हैं यहाँ पे फील्ड बताओ, ये पॉइंट है O, नेट बी नेट फील्ड एट O बताना है, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ कोई करंट बहेगी I, और वो करंट यहाँ पे डिवाइड होंगी, ये मान ली I1 होगी और ये होगी I2। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि एक ही वायर के दोनों पार्ट हैं, सेम वायर ऐसे किया गया है। तो एक्चुअली ऐसे सिस्टम होती है। ये बी जो फील्ड पैदा करेगी B1 की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे माने ऐसे, मतलब इसकी डायरेक्शन ये होगी। और B2 की डायरेक्शन क्या होगी? B2 की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, ऐसे होगी। और B1 B2 का एक्चुअली क्या होता है? सॉल्व करने में आप देखोगे डिटेल बहुत है कि B1 का जो मैग्नीट्यूड होगा B2 मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। वर्किंग बहुत बड़ी है।
रेजिस्टेंस अलग होंगे, करंट अलग अलग होगी, सेंटर फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो आप चाहो तो कट कर सकते हो आप, लेकिन वर्किंग काफ़ी बड़ी है। तो ये याद रखिए, जब तक V1 V2 अपोजिट डायरेक्शन है और दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो नेट फील्ड क्या होगी, 0। देयरफॉर नेट फील्ड एट O, ठीक है, नेट फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, नेट फील्ड एट सेंटर मतलब सेंटर इक्वल टू 0। एंगल कुछ भी हो, थीटा की कोई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कोई भी थीटा की वैल्यू हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सभी थीटा वैल्यू के लिए, थीटा वैल्यू कुछ भी हो तो 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब चौथा आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32, हाँ 32, इसमें देखिए फिगर दे रखा है इस टाइप से, करंट इसके अंदर से करंट पास कर रही है, 1 एम्पियर की करंट इधर से जा रही है, एक ऐसे करके जा रही है। ये डॉटेड है, बीच में ये डॉटेड है, मैंने वैसे मिस्टेक से वैसे बना दिया। एक करंट बाहर जा रही है इस टाइप से, इसकी बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये B डॉट डी एल की पूरा लूप क्लोज लूप में वैल्यू क्या होगी। तो एम्पियर से लस पता चलता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, लूप के अंदर जो करंट बंद है, ये एम्पियर से लस कहता है, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अभी लूप के अंदर दो करंट बंद हैं, एक 2 एम्पियर वाली, एक 1 एम्पियर वाली है। बी ऊपर, ये 2 एम्पियर ऊपर जा रही है, वो नीचे जा रही है, तो नेट आई कितनी होगी, बड़ी में से छोटी वैल्यू को उठा दें, 2 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर, ये होगी म्यू नॉट, बस म्यू नॉट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन कहाँ है, इसमें दोनों फील्ड मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन है वो चल रहा है दोनों फील्ड के अंतर्गत, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रखी है, कह रहे नो डिफ्लेक्शन, पक्की बात है, और परपेंडिकुलर तो है ही एक्चुअली। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा, ई और मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया, ई वी बी। एक्चुअली ये क्या साइन 90 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों अनरिफ्लेक्टेड कब मूव करेगा, जब दोनों फोर्स बराबर हो, अपोजिट हो। तो इसमें दे रखा अनरिफ्लेक्टेड मतलब ई बराबर ई वी बी, ई तो कैंसिल हो गया, एक रिलेशन मिल गया, अभी आगे चल के काम आएगा, ठीक है। वी बराबर क्या होगा, ई बाई बी, ये रिजल्ट यहाँ छोड़ दें हम लोग, आगे काम आएगा इसका, ठीक है। आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड हटा दी तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बचेगी, ओनली मैग्नेटिक फील्ड बचेगी बाद में, ओनली बी। तो कह रहे हैं बी जब चलेगा तो सर्कुलर पथ की का सर्कुलर पाथ में चलेगा, तो सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी होगी, फार्मूला याद रखिए, आर बराबर mv अपान क्यूबी होता है, ईबी। ये फार्मूला हम पहले भी क्वेश्चनों में बता चुके हैं, ये फार्मूला याद ही होना चाहिए आपको। रेडियस बतानी है, इलेक्ट्रॉन का मास मालूम ही है, और वेलोसिटी यहाँ से पता चल जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड मालूम ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो दिए रखी है, तो यहाँ सीधे v बराबर यहाँ रख दें हम लोग, तो क्या होगा m और e इंटू अपान बी इंटू ई बी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। v की वैल्यू हमने यहाँ से e अपान बी कर दी, और बाकी तो था ही m v अपान ये ई बी। इसलिए और देखिए, अगर मास वैल्यू रखना शुरू करें, मास इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही पता होना चाहिए आपको, दिया हो चाहे दिया, ये मास मेमोरी याद रखिए आप, ओके। ई कितनी है, हाँ ठीक, 3.2 10 पावर 5, और ई 1.6 10 पावर -19, और बी का स्क्वायर कर दें हम लोग, तो एक्चुअली 4 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर 10 पावर -6 हो जाएगा,
ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया आपका बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये सीधा 2 हो जाएगा, 2 और 2 से ये यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, और इससे ये 9 गायब हो गया, ये बचेगा 4.5। तो नंबर तो हमने सब हटा दी। रही बात पावर की, तो देखिए ये आपका -25 हो जाएगा, ऊपर +20 25 हो जाएगा, और +25 और 5 +30 हो जाएगा, तो -1 बचेगा, 10 पावर -1 हो जाएगा। तो बराबर क्या होगा, 0.45 मीटर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन इतनी हाई फाई थी, कैलकुलेशन देख कर डर जाते हैं। तो हमने आपके सामने इसलिए पूरी कैलकुलेशन कर दी, कितना पहली बार नंबर समेट दिया, उसके बाद पावर फटाफट कर दी हमने। ये कैलकुलेशन थोड़ी याद देनी चाहिए कि 19 + 6 25 होता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो इसी में आप लटक जाओगे, इसी में मिस्टेक हो जाएगी, टाइम बर्बाद हो जाएगा। थर्ड आंसर आपका आ गया। ठीक, MKS है ही सब कुछ ही, तो MKS में आंसर आ गया। क्वेश्चन अगला देखिए 34। इसमें क्या है, इसमें एक्स एक्सिस है ये, और एक है वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चलने की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है। तो अगर आप प्लेन आप पेपर समझो, कह रहे हैं फोर्स बताओ कितना होगा, तो जहाँ फोर्स लगेगा वैसे डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अगर ऐसे देखें आप लोग, इस टाइप से प्लेन ऑफ पेपर हम ले सकते हैं इस टाइप से कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बी नीचे है। देखिए फोर्स कैसे निकालते, फोर्स पर निकल जाता है Q × V × B। फोर्स वेक्टर हम लोग कंटाफ रूल से निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से। कुछ फ्लेमिंग जरूरत नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये वेलोसिटी, ये बस ये वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी होती है ये, ध्यान रखें आप। अब ये चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो वेलोसिटी इसका अपोजिट ली जाएगी, तो इसमें जो ली जाएगी वेलोसिटी किधर ली जाएगी, वो वेलोसिटी इधर ली जाएगी। ऐसे समझिए आप, मतलब इधर आपके ये है, अगर ये तो वेलोसिटी इधर आ जाएगी। ठीक है, तो V × B कर दे हम लोग, ऐसे देखो आप, ऐसे। तो ये ऐसे देखा जाए, अगर ये मान लो हमने ऐसे लिया इस टाइप से, ये मान लिया हमने ऐसे लिया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ऐसे समझ, ऐसे ले ली, चलिए कोई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वेलोसिटी होगी इधर, वेलोसिटी V × B करेंगे, फोर्स इधर आता है, फोर्स मतलब इधर ला रहे हैं, इधर फोर्स आएगा तो इधर डिफ्लेक्शन होगा, तो -y एक्सिस तरफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये -y एक्सिस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 35 बच्चों, ये इंडक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या चार्ज बताओ, तो देखिए फ्लक्स E वाला फार्मूला याद रखिए, E बराबर होता है ΔΦ/ΔT, है ना। ये फार्मूला तो याद ही है आपका, याद ही होना चाहिए। n लगा दो आप, n नंबर आप ट्रांसफर करते हैं, नहीं तो ठीक है। तो I कितना होगा, I होगा E/R बराबर का ΔΦ/R∆t। अब देख ΔT को इधर ले जाएं, I × ΔT क्यों ले गए, क्योंकि चार्ज के बराबर हो जाएगा, ΔΦ/R हो जाएगा। तो ये हो गया चार्ज Q बराबर क्या होगा, ΔΦ/R, ये हो गया आपका Q। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक फार्मूला याद रखिए, बाकी साइड वाले फार्मूले साथ में निकाले जाते हैं, क्योंकि मेमोरी आपकी कितनी लिमिटेड मेमोरी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या ढेर सारा मैटर है, तो बेसिक चीज़ याद रखी जाती है, बाकी चीज़ निकाली जाती है। इतना मेमोरी रह नहीं पाएगा, फिर काम चीज़ छूट जाएगी, इसलिए बेसिक फार्मूला याद रखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अब इसमें मोटर वाला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की अगर स्पीड बढ़ा देते हैं तो आर्मेचर करंट क्या हो जाती है। ठीक है, तो आर्मेचर करंट वाली फार्मूला ये होता है I बराबर E-E/R।
ये अप्लाइड ईएमएफ होता है, ये बैक ईएमएफ, ई को कहते हैं बैक ईएमएफ, जो अपोजिट होता है बैक ईएमएफ, ठीक है। और कैपिटल ई क्या है, अप्लाइड ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ। और बैक ईएमएफ क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। डीसी मोटर की स्पीड बढ़ाई जाएगी तो ई बढ़ जाएगा, पक्की बात है। जब ई ओमेगा बढ़ाया, ओमेगा बढ़ा तो ई बढ़ गया, ई बढ़ेगा तो क्या होगा, आई घट जाएगी, इंप्लाइज आई घटेगी। यही आर्मेचर करंट है, ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। दिस इज आर्मेचर करंट। अगला क्वेश्चन बच्चों आते हैं 37। पावर पूछी इन्होंने, पावर फॉर्मूला देखिए। एवरेज पावर क्या होती है, आई आर एम एस इंटू कॉस पाई, पावर फैक्टर। तो इसमें जो ई है, एक्चुअली जब कुछ न लिखा जाए सोर्स, सोर्स मतलब ई आई आर एम एस, आई वी आर एम एस कितना दे रखा है, वी आर एम एस को ही इन्होंने ई दे रखा है। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगी, आई आर एम एस हो जाएगी वी आर एम एस अपान आर, मतलब आर नहीं जेड, ओके, दिस इज जेड, ठीक। तो यहाँ पे रखिए हम लोग। और कॉस फाई क्या होगा, आर बाई जेड होगा, कॉस फाई होगा आर बाई जेड, क्योंकि ये फिगर जो है याद रखिए आप, फाई और आर नहीं, दिस इज आर और दिस इज जेड और दिस इज एक्सएल माइनस एक्ससी, ये होता है, ठीक है, ऐसे होता है फार्मूला फिगर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा ई, ये तो ई हो ही गया, एक ई बाई जेड और हो गया, और एक हो गया आर बाई जेड यहाँ से। तो ऊपर हो जाएगा ई स्क्वायर आर बाई जेड स्क्वायर। और जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये बात तो पता ही होगी ना, पता हो तो ये समझ लें आप, जेड स्क्वायर अब ये होता है इम्पीडेंस, ये तो एक्सएल एक्ससी मालूम ही आपको, ठीक है। तो यहाँ रख दें हम लोग ई स्क्वायर आर अपान, इसमें आंसर में वैसे लिखा है, एक्सएल क्या होगा, ओमेगा एल होगा, एक्ससी क्या होगा, 1 अपान ओमेगा सी होगा, ऐसे। उन्होंने आंसर में एक्सएल एक्ससी नहीं लिखा, उन्होंने ओमेगा के टर्म्स में दे रखा है। तो वैल्यू ये उठा के यहाँ रख दें हम लोग। तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ऐसे पूरा चाहिए, पूरा ब्रैकेट बंद कर दीजिए आप, ठीक है, बस काम बन गया आपका, फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। हाँ, एलसीआर सर्किट में, हाँ कह रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है, एट रेजोनेंस में क्या होता है, केवल रेजिस्टेंस बचता है, रेजिस्टेंस कंट्रोल का बात, क्यों, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्ससी, रेजोनेंस में एक्सएल बराबर एक्ससी होता है, तो जेड बराबर क्या होता है, देयरफॉर जेड बराबर आर, केवल रेजिस्टेंस का ही काम बचता है। और प्योर रेजिस्टेंस हो गया तो कौन सा केस हो गया, प्योर रेजिस्टेंस। प्योर रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर वी इधर है तो आई भी इधर ही होगी, तो वी आई में कितना फेज डिफरेंस होगा, 0 डिग्री। कोई पूछा था रेजोनेंस में वी और आई में क्या कितना फेज डिफरेंस होता है, 0 डिग्री हो जाएगा। अगला बच्चों क्वेश्चन 39, ये फोटोइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है। 3 मेटल दे रखे ए बी सी, हम लिख देते हैं ए बी और सी, जिस कंफ्यूजन हो जाए साथ साथ लिखते जाएं। वर्क फंक्शन उनके दे रखे हैं 1.92 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। चलिए ओके, अब लाइट गिराई गई, उसकी वेवलेंथ दे रखी
गिरने लाइट की वेवलेंथ दे रखी है 4100 एंगस्ट्रॉम। तो ये बताना है कौन सी, हाँ, किस मेटल से इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। कुल मिलाकर पहले इसकी एनर्जी निकाली जाए, गिरने वाली एनर्जी कितनी है ये याद होना चाहिए। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो याद रखिए फार्मूला, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है 12400 अपान लेमडा एंगस्ट्रॉम में। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू याद रखिए रफली। वैसे कई लोग, वैसे 375 ज़्यादा सही होता है, लेकिन 375 चार्ज 400 पास है, कैलकुलेशन इससे आसान होती है। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इससे निकालना बड़ी जल्दी काम बन जाता है। हम लोग यही करें, गिरने वाली एनर्जी निकाल लें सीधे, ये डिवाइड बाई 4100 गायब हो गया, लगभग अराउंड 3 के आसपास आएगा, अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा एक्चुअली। तो पक्की बात है, ये इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, इमिट कब होगा, जब एनर्जी है वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। तो जो एनर्जी ये है, ये किनके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है और इससे ज़्यादा है, इससे तो कम है। किससे निकलेंगे, ए एंड बी मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, सी से नहीं निकल पाएंगे। इतनी बात बतानी थी, ठीक है। अलग क्वेश्चन देखिए, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। इसमें क्या है, फोटोन गिर रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी फोटोन। एक की एनर्जी दे रखी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की एनर्जी दे रखी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन जहां मेटल गिर रहे हैं उसका वर्क फंक्शन दे रखा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहे एनर्जी का रेशियो बताओ आप, एनर्जी। तो देखिए निकलने वाली एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, गिरने वाली एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी होगी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की, ये फॉलिंग एनर्जी है जो गिरने वाली एनर्जी है। तो सीधे बस हो गया, 2 का केस लगा दें, K1 मतलब KE1 एक्चुअली, ठीक है, KE1 या K1 कह दें, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट जल्दी काम बनेगा। K1 क्या होगा ये, हाँ 1 माइनस 0.5 हो गया। K2 कितना हो गया, 2.5 माइनस 0.5 और 2 हो गया। तो K1 अपन K2 क्या रेशियो चाहिए, K2, ये सीधे 0.5 अपन 2 प्लस सीधे क्या 1/4, तो 1:4 हो गया आपका, ठीक। क्वेश्चन सिंपली होते हैं, लेकिन आप गलत समझ जाएं या टाइम ज़्यादा लगा दें, जरूर से ज़्यादा अटेंशन पे कर दें, टेंशन की वजह मुसीबत बढ़ा लें। क्वेश्चन 41 देखिए, इसमें वेवलेंथ वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं जब थर्ड ऑर्बिट से n बराबर 3 से इलेक्ट्रॉन जंप करता है n बराबर 2 पे। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते जा रहे हैं, इसे लिख लिया हमने। इस क्वेश्चन थर्ड से सेकंड जंप किया, तो वेवलेंथ जो निकली उसकी वेवलेंथ कितनी, लैम्डा नॉट, ठीक है। तो कह रहे हैं 4 n बराबर 4 से जब n बराबर 2 में जाता है, तो बताइए लैम्डा कितना निकलेगी, ये बताना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए फार्मूला याद होना चाहिए, 1/λ r 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखिए, अगर नहीं याद हो तो ट्रांजिशन वाले क्वेश्चन काम आता है सर। ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे जाए, कभी एनर्जी लगती है कभी एनर्जी निकलती है, क्योंकि 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। भाई ध्यान रखिए, n1 की वैल्यू हमेशा n2 से कम वाली ली जाती है। वो बात पता चल जाएगी कि निकल रही है कि एब्जॉर्ब होना है, बाला गलत है, क्योंकि यहाँ वर्किंग में n1 छोटी रखा जाएगा, n1 वैल्यू n2 से कम होगी। पहले इसका केस ले लें जरा, 1/λ नॉट r रिडबर्ग कांस्टेंट है, 2 है, देखिए 2 है, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है,
-1/3 का स्क्वायर, तो 2 और 3 में छोटी वैल्यू ये है, ये ऐसे हो जाएगा। तो r है ना, ये 1/4 1/9 हो जाएगा, तो ये 5r/36 हो जाएगा। या 4 × 9 रहने दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 × 9 रहने दें तो कैलकुलेशन में आसान रहेगा। ठीक है, ये इसको यहाँ क्वेश्चन समझे 1 हो गई। और इसी प्रकार से इसका ही क्वेश्चन बनाए 1/λ r 1 देखिए 2 छोटी 2 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर, तो r 1/4 1/16 12 हो जाएगा। 12r/4 × 16, या 16 लेते कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ले लिया। ठीक है, ऐसे ले लिया 4 × 16, तो ऐसे ले लिया, वैसे कैंसिल हो जाता, तो कैंसिल ऐसे आप कैंसिल कर दें, 3 बचेगा। ठीक है, तो ये होगा 3r/16 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। डिवाइड कर दें, 1/2 मानी डिवाइड करते हैं तो λ/λ0 हो जाएगा। तो ये होगा 5/4 × 9 उलट जाएगा, 16/3 हो जाएगा, 16/3। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये होगा 20 और ये होगा 27। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 20/27 λ0, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 42। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम में एनर्जी nth ऑर्बिट एनर्जी En दे रखी है। कह रहे हैं nth ऑर्बिट में सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम He+, ये किस में, H में है। एनर्जी कितनी होगी, तो याद रखिए En nth एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Z² होती है। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा En/En' जो निकालनी है, Z उसका कितना है 1², इसका कितना है 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो En' सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम की कितनी होगी, 4 En हो जाएगी एनर्जी। अगला क्वेश्चन 43 बच्चों, ये क्या कहता है कि हाँ 3 है, बैलेंस एनर्जी क्या बताना है इनमें, कार्बन में, सिलिकॉन में, जर्मेनियम में। तो देखिए इसके अगले क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछी है, एनर्जी गैप ये वैल्यू याद रखिए, एनर्जी गैप जी का कितना होता है, ये याद रखिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एनर्जी गैप सिलिकॉन का कितना होता है पूछा के अगले क्वेश्चन में, तो याद रखिए ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी टाइप से याद रखिए एनर्जी गैप कार्बन का देख लीजिए, ओके करना है तो उससे पता चल जाएगा एनर्जी गैप क्या ऑर्डर होगा, तो सिलिकॉन सेकंड वाला आंसर इसमें हो जाएगा, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद गैलियम का, जर्मेनियम का, उसके बाद कार्बन का। ठीक है, तो 43 में सेकंड वाला आंसर होगा। तो 2 वैल्यू बता दी, उसका कार्बन का भी याद कर लीजिए, तीनों वैल्यू याद रहेंगी तो छोटा बड़ा पता चल जाएगा। और अगला क्वेश्चन तो हो ही गया 44, इसके साथ क्वेश्चन 44 हो गया, तो यही वैल्यू पूछी गई हैं, तो ये वैल्यू आप याद रखिए मेमोरी। अब इसके बाद जस्ट अगला क्वेश्चन है 45 बच्चों। ये क्या कहता है कि कोई बर्तन है, गहराई कितनी है 2D, ये मान लीजिए इधर से ये 2D, ओके। हाँ, तो नीचे आधे में ये लिक्विड भरा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1, ऊपर वाला जो भरा है ये कितना है μ2।
अब यहाँ से मैंने कोई देख रहा है ये कितनी डी डी, ये डी है और ये भी डी है, तो यहाँ से कोई देखेगा तो इसकी गहराई मतलब बॉटम की गहराई कितनी लगेगी। तो अपरेंट डेप्थ हम लोग कहाँ देख रहे हैं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को देख रहे हैं। वी आर लुकिंग, ठीक है, लुकिंग फ्रॉम रेयर मीडियम, रेडियर मीडियम, एयर यहाँ पे रेयर मीडियम है, अंदर क्या आंसर है डेंसर मीडियम। जैसे हम लोग मछली को देखें पानी मतलब एयर से, फ्रॉम रेयर मीडियम, ठीक है, इनटू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कोई ऑब्जेक्ट रखी है उसको हम रेयर से देख रहे हैं। तो अपरेंट डेप्थ डी अपरेंट कितनी होती है, डी रियल अपान म्यू, किसका म्यू, डी का म्यू। ये फंडा याद रख लीजिए आप। अगर हम लोग रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ऑब्जेक्ट देखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम रखी है रेयर से देख रहे हैं, तो अपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ डिवाइड म्यू डी मतलब क्या, डी डेंसर मीडियम का म्यू किसके रिस्पेक्ट में, पक्की बात है रेयर के रिस्पेक्ट में होगा, याद ना रखिए, कल म्यू डी याद रखिए। डेंसर मीडियम का म्यू किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में मतलब रेयर के रिस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू याद रहेगी, तो उसमें यही काम है। देखिए अपरेंट डेप्थ पहले वाली की अपरेंट डेप्थ होगी डी बटे म्यू 1 और दूसरे की अपरेंट डेप्थ होगी d2 अपरेंट म्यू अपान d2 मतलब d अपान म्यू 2। तो नेट अपरेंट डेप्थ कितनी होगी, नेट अपरेंट डेप्थ दोनों जोड़ दें हम लोग, वो होगी d अपान म्यू 1 प्लस d अपान म्यू 2। इसको जोड़ेंगे आप लोग तो जैसे लिखा है तो d हो जाएगा और म्यू 1 म्यू 2 तो नीचे आ जाएगा और ऊपर होगा म्यू 1 प्लस म्यू 2, ऐसे या ऐसे लिखा है, इसमें कुछ नहीं, ऐसे लिखा है तो ये ना जोड़ें, ऐसे रहने दीजिए आप। डी कॉमन ले लिया, उन्होंने ऑप्शन में ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखा 1 अपान म्यू 1 प्लस म्यू अपान म्यू 2। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि फर्स्ट उसमें क्या लिखा है, ठीक है। ये बात है क्वेश्चन बच्चों 45 की। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 46 पे। इसमें क्या लिखा है, लाइट वेव जा रही है एयर से वाटर में, दिस इज एयर, ये वाटर मतलब, ठीक है। तो कह रहे को क्वांटिटी बताइए चेंज नहीं होती, पक्की बात फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। v1 लैम्डा में केवल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी और v और लैम्डा चेंज होगी। तो क्या नहीं चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी लाइट चेंज नहीं होगी। सिंपल काम, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 47। ठीक है, एक फोकल लेंथ f1 वाला कोई लेंस है, एपर्चर डायमीटर d दे रखा है, फोकल लेंथ f1 है, इमेज बना रही है, उस इमेज की इंटेंसिटी I है, ठीक है। तो देखिए I किसके प्रोपोर्शनल होगी, I प्रोपोर्शनल होगी पाई डी मतलब d स्क्वायर की। आप कह रहे अंदर वाला d/2 पार्ट उससे ढक दिया, ऐसा पेपर से जिससे कि मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब उसे लाइट पास नहीं हो पाएगी। तो नई इंटेंसिटी वो कितना पार्ट बचेगा, नई इंटेंसिटी क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर माइनस पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर। इतने एरिया पास करेगी एक्चुअली। तो प्रोपोर्शनल टू आप करोगे तो 3 पाई डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और पाई डी स्क्वायर बाई 4 किसके प्रोपोर्शनल, ये I बराबर है। तो नई इंटेंसिटी जो होगी बराबर क्या होगा, इसकी 3/4 टाइम्स हो जाएगी, 3/4 और पाई डी मतलब 3/4 इंटू I। ये नहीं, इतना है पाई डी स्क्वायर माने I। तो नई इंटेंसिटी पहले की 3/4 होगी। और रही बात फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ तो मटेरियल उस पर डिपेंड करता है, म्यू -1 ये
फोकल लेंथ फार्मूला क्या है 1/r1 माइनस 1/r2 लेंस मेकर फार्मूला। इसमें क्या चीज़ बदल रही है? तो कोई भी चीज़ नहीं बदल रही है। म्यू बदल नहीं रहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल नहीं रहे, ढकने से रेडियस कर्वेचर नहीं बदलेंगे, तो कोई चीज़ बदलेगी नहीं, तो फोकल लेंथ वही रहेगी, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ये बात हुई, ठीक है। फोकल लेंथ वही एफ रहेगी और आपकी वो बदल जाए, इंटेंसिटी बदल जाएगी 3I/4। अगला क्वेश्चन 48। देखिए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, फिर भी अगर डाउट और कुछ लगता है तो मैं बता ही चुका हूँ, आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि ये आप संपर्क कोचिंग में आप फ़ोन के संपर्क से कोई डाउट लगे, मान लीजिए बाई चांस तो एग्ज़ाम पास में है, डाउट लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप नंबर ये है, फ़ोन कर दें तो कोचिंग में मिल जाऊँगा इंस्टीट्यूट में। तो आप डाउट कोई हो मान लीजिए, फिर भी कोशिश करता हूँ उससे डाउट ना बचे, फिर भी लेकिन आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हाँ, अगला क्वेश्चन 48 क्या करें, स्काई का जो ब्लू रंग होता है, ब्लू कलर दिखाई पड़ता है, वो किसकी वजह दिखाई पड़ता है? वो स्कैटरिंग की वजह दिखाई पड़ता है एक्चुअली। तो एक्चुअली होता क्या है, देखा जाए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4 होता है, ये रिलेशन याद रखिए स्कैटरिंग वाले में, ठीक है। लेमडा होती मिनिमम किसके लिए, लेमडा मिनिमम फॉर ब्लू कलर के लिए लेमडा मिनिमम होगा, लेमडा मिनिमम होगा तो आई होगी इसकी मैक्सिमम, इसीलिए हमें स्काई ब्लू दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों। यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट देखिए। हाँ, कह रहे पाथ डिफरेंस जब लेमडा है तो इंटेंसिटी कितनी है के, पाथ लेमडा है तो इंटेंसिटी के, ठीक है। अब कह रहे पाथ डिफरेंस अगर λ/4 है तो इंटेंसिटी बताइए कितनी होगी। तो एक्चुअली जब पाथ डिफरेंस लेमडा है का मतलब क्या हुआ, ये इंटेंसिटी इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैक्सिमम बन रहा है, मैक्सिमम बन रहा है, तो जो इंटेंसिटी है ना आई मैक्सिमम की वैल्यू ही के है, आई मैक्सिमम वैल्यू के है, क्योंकि पार्ट ऑफ लेमडा में मैक्सिमा बनेगा, तो मैक्सिमम आई मैक्स दे रखी के, ठीक है। तो आई जो आई चाहिए बराबर क्या होगा, वो मैक्सिमम आई मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, ये फार्मूला है, चलिए डायरेक्ट निकाले तो फार्मूला ही निकलेगा, कॉस स्क्वायर 5/2, 5 क्या फेज डिफरेंस, 5 है फेज डिफरेंस, जब निकालें फेज डिफरेंस कितना होगा, जब पाथ डिफरेंस λ/4 है, फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, क्या होगा 2π इंटू λ/4, कैंसिल हो गया, π/2, ये हो गया π/2, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस π/2, यहाँ रख दें, मैक्सिमम कितनी है के, कॉस स्क्वायर ये करेंगे /2 तो π/4 हो जाएगा, कॉस π/4 कितना होता है 45 डिग्री, के इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, क्या हो k/2 हो गया आपका, ये होगी ना इंटेंसिटी, तो पाथ डिफरेंस लेमडा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 बेटा। इसमें माइका सीट रख दी है, किसी यंग डबल डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन है, तो पहले वेव के रास्ते में एक माइका सीट रख दी, तो कह रहे सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा और किधर शिफ्ट होगा, शिफ्ट बराबर फार्मूला याद रखिए, शिफ्ट फार्मूला क्या होता है, शिफ्ट फार्मूला होता है बीटा बाई लेमडा इंटू μ-1 इंटू टी,
ये फार्मूला याद रखिए आप, फार्मूला शिफ्ट बराबर दिस मच, बीटा क्या फ्रिंज विद, बीटा फ्रिंज विद, बाकी लेमडा तो पता ही है, लाइट इस्तेमाल की गई, म्यू -1, म्यू क्या है, जो पट्टी रखी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और टी उसकी थिकनेस है, ये फार्मूला आप जानते ही हैं। ये दिस इज शिफ्ट, तो देखिए शिफ्ट कितनी हो गई, बीटा को बीटा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, लेमडा माने ये 5000 है, एंगस्ट्रॉम 5000, तो मीटर में करेंगे 5 × 10⁻7 हो जाएगा, मीटर होगा, ठीक है। म्यू -1 1.5 -1, थिकनेस कितनी है 2 × 10⁻6, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 बचेगा, ये 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैलकुलेशन आप थोड़ा व्यवस्था रखें, ये जाएगा तो 10 ऊपर हो जाएगा, तो ये बचेगा 2, तो सीधे 2 बीटा बचेगा, ये फटाफट पता होना चाहिए, 10⁻7 10⁻6 ऊपर जाएगा, 10 बचेगा, 10 से 5 कैंसिल किया, 2 बचेगा, 2 बीटा हो गया, यदि शिफ्ट होगी 2 बीटा। अब 2 बीटा कहाँ होगी, ऊपर के नीचे, तो फर्स्ट ऊपर वाली वे में रखी गई ना, इसलिए शिफ्टिंग होगी ऊपर की ओर, अपवर्ड। ओके बच्चों, दैट्स ऑल, पूरा टेस्ट डिस्कशन हो गया। अगले मतलब मॉडल 4 के लिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करें, जो इसमें कमी हो गई, मिस्टेक हुई है आपकी टेस्ट देते समय, अगले सुधारें, दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, रियलाइज करने की कोई लिमिट नहीं है, ऊपर बढ़ते जाएं, हाई राइज करते जाएं। ओके।